जय हिंद दोस्तों। मैं कपिल सैनी। हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो कमीशन है, आयोग, वो टीसीएस की पोस्ट के माध्यम से कैसे लोगों को वो ढूंढना चाह रहा है। तो कमीशन की सीधी और सिंपल सी एक लाइन है कि हमको सिर्फ ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जो एक मिच्योर पर्सनैलिटी हो, जो मिच्योर या फिर परिपक्व व्यक्तित्व हो। अब मिच्योर पर्सनैलिटी कहने का मतलब क्या है? कमीशन का कमीशन का कहने का मतलब यह है कि मिच्योर पर्सनैलिटी भाई वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो, जिनके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो। अब ये भाई हर किसी के पास अच्छे से नहीं होती है। और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी दो तरीके से हो सकती है। एक गलत डिसीजन लेने वाला भी होता है और एक सही डिसीजन लेने वाला भी होता है। तो कमीशन को कौन सा चाहिए होगा? सही डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वाला। और ये जो सही डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, आप एक एग्जाम के थ्रू कैसे जो है तराश सकते हैं? तो यही तो इस एग्जाम की खूबसूरती है। किस तरीके से हमारा जो कमीशन है ऐसी पर्सनैलिटी को तराशता है। राइट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को चेक करने के एग्जाम के अंदर कई सारी चीजें देख रखी है। कई सारी चीजों में जैसे आप एग्जामिनर हमारे सामने कुछ ऐसी सरप्राइज मोमेंट रख देता है, या फिर ऐसे कि भाई अचानक से कोई सडनली चेंज कर दिया आपने आपके एग्जामिनर ने। जैसे सपोज पिछले 4-5 साल से या फिर 4-5 बार से हमारे यहाँ पर उत्तराखंड पीसीएस में उत्तराखंड के जो क्वेश्चन का वेटेज है वो 25, 23, 24, 25 क्वेश्चन आ रहे थे। और अचानक से सरप्राइज मोमेंट आ गया कि अचानक से 50 क्वेश्चन कर दिए। तो आप बहुत चौंके, यार हमने तो ये भी नहीं किया था, ये भी नहीं किया था। तो वो एक सरप्राइज मोमेंट है। अब उस सरप्राइज मोमेंट में आप लड़खड़ा तो नहीं गए। तो यही कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं। या फिर आप जीएस सी सेट वाला जो पेपर है या फिर जीएस 2 वाला जो पेपर है प्री के अंदर, उसके अंदर सरप्राइज मोमेंट आ गया। आप मैथ्स के ऊपर अच्छी कमांड करके गए थे, लेकिन वहां पे मैथ्स वाला पोर्शन पे कम और रीजनिंग ज्यादा आ गया, ये कॉम्प्रिहेंशन की चीजें आ गई। तो वो सब क्या है? वो सरप्राइज मेकिंग मोमेंट होते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो वो भी एक तरीके से आपकी डिसीजन मेकिंग को जो है चेक करने का माध्यम होता है। और सिर्फ यही नहीं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को चेक करने के लिए एक चीज और होती है कि आपकी राइट थॉट एबिलिटी आपके अंदर हो। राइट थॉट एबिलिटी आपके अंदर, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस राइट डायरेक्शन में चल रही हो। अब राइट डायरेक्शन में जब थॉट प्रोसेस चलेगी तो सीधी सी बात है आपका डिसीजन भी राइट ही होंगे। लेकिन ये जो राइट थॉट प्रोसेस है या एबिलिटी है वो हर किसी में नहीं आती है। वो राइट थॉट एबिलिटी या प्रोसेस के लिए कई सारी चीजों पर आपको काम करना होता है। कई सारी चीजें जैसे जैसे आप लोगों को काम करना होता है अपने बेसिक्स पर। अपने बेसिक्स पर आपके बेसिक्स जितने स्ट्रांग होंगे, आप उतना अच्छे से शायद डिसीजन ले पाओगे। किसी भी मुद्दे पर आप डिसीजन अच्छे से ले पाओगे जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं। और बेसिक्स स्ट्रांग करने के लिए हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम बोलते हैं भाई एनसीईआरटी को पढ़ लो, है ना, वो सब बेसिक्स का काम करता है। मैं सिर्फ एक एग्जाम की बात कर रहा हूं। लेकिन ये जब हैबिट बन जाती है ना, तो ये हैबिट आपके एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम आती है। उसके साथ साथ राइट थॉट एबिलिटी या प्रोसेस आपकी जो कॉमन सेंस है, इस कॉमन सेंस पर भी काम करती है। आपकी कॉमन सेंस राइट डायरेक्शन में काम कर रही है नहीं। और कॉमन सेंस तब राइट डायरेक्शन में काम करती है जब आपके पास अच्छी खासी एनालाइज करने वाली मतलब थॉट प्रोसेस हो। आप किसी भी मुद्दे को एनालाइज कर रहे हो। एक होता है चिंतन करना, एक होता है मनन करना, कि आप उसके ऊपर अच्छे से मनन कर रहे हैं। आपके पास वो
प्रोसेस है, और ये कॉमन सेंस वाली जो प्रोसेस है ये डेवलप की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ होती है, डेवलप की जा सकती है एक एनालाइज वाले पोर्शन से। और ये जो एनालाइज वाला पोर्शन है ये सबसे अच्छा काम करता है आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर में कैसे एनालाइज होता है भाई? सपोज एक हम आपके सामने एक सिचुएशन रख देते हैं कि आपके सामने एक कोई भी एक न्यूज थी, वो आपने एक मैगजीन में पढ़ी, पहली बार मैगजीन के अंदर पढ़ी, और वो मैगजीन के अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ में आपने पढ़ लिया। आपकी समझ शायद उस छोटे से पैराग्राफ को पढ़ के ना बने, लेकिन वही जो खबर थी वो 15 दिन तक लगातार न्यूज़पेपर में आई थी, जिसको छोटा कंप्रेस करके उसका जो फाइनल जो डिसीजन था या निष्कर्ष था, परिणाम था, रिजल्ट था, वो हमारे उस मैगजीन के छोटे से कटिंग में डाल दिया। लेकिन जिस पर्सन ने उस 15 दिन की प्रोसेस के अंदर उस पूरी न्यूज को अच्छे से पढ़ा, उसके हर एक एंगल पर ध्यान दिया, तो उसकी समझ उस टॉपिक पर कुछ और होगी। और एक पर्सन वो था जिसने उस मैगजीन के छोटे से टुकड़े पर उसको पढ़ा, उसकी समझ कुछ और होगी। तो वहां जो पहले वाला पर्सन था जिसने न्यूज़पेपर को रेगुलर फॉलो किया, वो उस खबर के बेस पे कई सारी चीजों पर काम कर सकता है। अगर यहां ये चीज हो सकती है तो ऐसा यहां पर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वहां ये एनालाइज वाला पोर्शन आपके इस कॉमन सेंस पर अच्छे से काम करता है आपकी थॉट प्रोसेस में। वहीं आपकी राइट थॉट प्रोसेस में एक चीज और काम करती है, स्मार्ट वर्क। आपका स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। अब ये स्मार्ट वर्क क्या चीज है भाई? स्मार्ट वर्क हर एक एंगल पर आप यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज एक कैंडिडेट ऐसा है, मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही बातें बता रहा हूं आपको, ये चीजें बाहर अपनी डेली लाइफ में अलग अलग चीजों पर, अलग अलग जगह पर, एंगल पर आप यूज कर सकते हैं। सपोज एक ए नाम का पर्सन है, वो रोज के रोज करंट अफेयर को नोट कर रहा है। आज ये खबर आई थी, नोट कर दी, आज ये खबर आई थी, नोट कर दी, आज ये खबर आई थी, नोट कर दी। काम बहुत बढ़िया कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। एक कैंडिडेट ऐसा है, वो जो भी खबर आई है उसको पढ़ा, समझा, एनालाइज कर लिया, लिखा कुछ नहीं है उसने, 1 महीने तक ऐसे ही कर गया। और 1 महीने बाद मार्केट से जाकर के कोई भी मैगजीन उठाई और उसने उसको देख लिया, अच्छा हाँ ये तो खबर मैंने पढ़ ली है पिछले पिछले महीने, उसके नोट्स हैं। ये आदमी हार्ड लेबर कर रहा है, काम कर रहा है वो भी। ये आदमी स्मार्ट वर्क कर रहा है, इसको लिखा लिखाया मिल गया है ना। इसको जो चीज लगी कि यार ये कटिंग, न्यूज़पेपर की कटिंग बहुत बढ़िया है, इसके अंदर आर्टिकल बहुत बढ़िया है इस खबर पे, उसने सिर्फ उस कटिंग को उठाया और अपने पास रख लिया, नोट्स हो गए उसके। उसे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने सिर्फ उसके ऊपर आंसर राइटिंग करनी स्टार्ट की, जिससे उसकी हर चीज क्लियर होगी। उसका प्री में भी काम आएगा, उसका मेंस में भी काम आएगा, उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी एबिलिटी होगी, उसके पास कंटेंट अच्छा होगा, तो वो इंटरव्यू में भी उसके काम आएगा। तो मतलब ये जो राइट थॉट प्रोसेस है, इसमें एक चीज और काम करती है, आपका स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपके पास एक चीज और होनी चाहिए, बैलेंस रिस्क टेकिंग एबिलिटी। बैलेंस रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अभी बैलेंस रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या होती है, फिर एक और एग्जांपल से समझते हैं। बैलेंस रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऐसी होती है, सपोज आप एग्जाम में बैठे, 100 क्वेश्चन आपके सामने आए, और आपने इतना तो थोड़ा सा मतलब प्रिपरेशन की थी कि इस एग्जाम की कट ऑफ पिछले जितनी बार भी हम लोगों ने एग्जाम देखे हैं, अप्रोक्स 60% के आसपास इसकी कट ऑफ रहती है, या 60 या 65 के आसपास रहती है। तो ये आपके माइंड में क्लियर है कि इतनी कट ऑफ तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, इससे नीचे जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। तो आपने एग्जाम के अंदर काम करना शुरू किया, सपोज 50 क्वेश्चन आपने कर लिए और 50 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। अब वहां काम करता है बैलेंस रिस्क। अब बैलेंस रिस्क फैक्टर कैसा? आपने अब उनमें ऐसे 50 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन ढूंढने स्टार्ट कर दिए कि जिनके 2 ऑप्शन तो 100% ऐसे थे कि पता है कि ये 2 ऑप्शन तो इसके है ही नहीं,
और इन दो ऑप्शन में से ही इसका आंसर है। वहां आपने बैलेंस रिस्क के ऊपर काम किया। आपने उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है जिनको आपको लगता था यार इसके चारों ऑप्शन में से मुझे पता ही नहीं कौन सा इसका आंसर हो सकता है। आपने अब अपना रिस्क जो 100% चार ऑप्शन पर लगा रहे थे, अब आपने अपना रिस्क 50% कर दिया है। मतलब 50-50% चांस है कि मेरा क्वेश्चन सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो होता है बैलेंस रिस्क टेकिंग फैक्टर। और ये हर एक एग्जाम में, चाहे आप आईएएस का एग्जाम हो, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, हर जगह पर ये चीज काम आती है। और ये चीज कब आती है? जब आप इन सब चीजों के ऊपर काम करते हैं, जब आपके इन सब थॉट प्रोसेस के ऊपर वर्क हो चुका होता है, और यही आपके एग्जाम की डिमांड होती है। यही चीज आपके जीएस सेकंड पेपर के अंदर जो एनालिटिक स्किल्स के बात करता है ना, जो उन एनालिटिक स्किल्स की बात करता है, इन सब चीजों के ऊपर काम करते हैं, तो वहां पर भी ये चीज काम आती है। और इन सब चीजों से मिल करके आपकी एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बनती है। और आप अगर ठीक से ध्यान से देखो तो यही आपकी पढ़ाई का पार्ट है। आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, इन सब पॉइंट्स से होकर के ही गुजर रहे हैं, इन सब से ही पॉइंट से निकल के जा रहे हो। और वहीं आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बनती है, वहीं से आप एक मिच्योर पर्सनैलिटी में काउंट होते हो। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने एक मिच्योरिटी की बात की है, अब इसके अंदर एक बात आती है पर्सनैलिटी की। अब ये जो पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी आपकी दो जगह पर चेक होती है। एक आपकी होती है रिटन में, और एक होती है आपकी इंटरव्यू में। पर्सनैलिटी चेक प्री में ऐसी नहीं की जाती है, क्योंकि प्री के अंदर तो सिर्फ एक स्कैनिंग पेपर है वो, जिसमें आप लोगों को छांट के अलग कर देते हैं। बट पर्सनैलिटी राइट में राइटिंग आपके स्किल्स, और राइटिंग स्किल्स तब ज्यादा बेहतर होते हैं जब इन चीजों पर काम होता है ना। स्मार्ट वर्क करना आपको आता है, आपने कहीं पर बहुत सारा कंटेंट है आपके पास और टाइम कम है, आपने ग्राफ बना दिया उसका, राइट, एकदम से ट्रायंगल शेप में बना दिया, आपने ट्री की फॉर्म में बना दिया, आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना दिया, या आपने कोई एक छोटा सा बच्चा बना दिया, उसके पार्ट्स बना करके दिखा दिया, है ना। बहुत सारी चीजें वो आता है स्मार्ट वर्क के अंदर ही। राइटिंग स्किल्स के अंदर आपने कैसे बुलेट पॉइंट्स को निखार करके दिखाया, आपने कैसे अपने आंसर राइटिंग के फॉर्मेट को दिखाया, वो सब आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनता है। इंटरव्यू स्किल्स के अंदर आपकी स्पीकिंग एबिलिटी, आपका ड्रेसिंग सेंस, ये सब चीज काम करती है। मैं अभी सिर्फ पढ़ाई से बात कर रहा हूं, मैं अभी उस डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ मोटी वो बात बता रहा हूं जो आपकी इस स्टडी के दौरान आप अपनी इस पर्सनैलिटी को निखार करके लाते हैं। वहां पर स्पीकिंग आपकी पर्सनैलिटी निकाल के स्किल्स के माध्यम से दिखती है। पर्सनैलिटी, सपोज आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन उसका खत्म भी नहीं हुआ, आपने अधूरा सुना और आपने आंसर देना शुरू कर दिया। सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट जाएगा कि मेरा क्वेश्चन तो पूरा नहीं हुआ, आंसर इनको पता, ये पहले बोलने लगे, इसका मतलब ये इनके पास वो जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थी ना, उसके अंदर पेशेंस नहीं है, और पेशेंस का ही गेम है। अब देखते हैं ना कि कई बारी पीसीएस का जो एग्जाम है 3 साल हो गया लेट, 4 साल लेट हो गया, कई बारी 2 साल बाद नोटिफिकेशन आया, तो क्या है, चेक कर रहे हैं पेशेंस है, कितना पेशेंस है ना। वैसे वो बात बड़े अलग एंगल में है, यहाँ वाले पेशेंस की बात चल रही है। स्पीकिंग के अंदर तब वो स्पीकिंग स्किल्स तब ज्यादा निखर के आते हैं जब आपके पास लिसनिंग स्किल्स हो। और ये जो लिसनिंग स्किल्स है ना, ये एक तरीके से एक सिक्के के दो पहलू है, स्पीकिंग स्किल्स एंड लिसनिंग स्किल्स। और आपको किस पोस्ट के लिए बैठाया जा रहा है? लिसनिंग स्किल्स, नॉट स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स भी वहां पर है, लेकिन अगर इन दोनों में काम किया जाए तो अप्रोक्स 60-40 का रेशियो बनता है। तो ये इंटरव्यू स्किल्स वहां पर काम करते हैं, ये आपकी डेली लाइफ के रूटीन में होना चाहिए। आप जब इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके चलते हो ना, तो आप सिर्फ एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे हो, आप अपनी सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में प्रिपेयर होकर के चल रहे हैं। आप इन एंगल्स पर काम कीजिए। मैं श्योर हूं अगर आप लोग इस तरीके से हर चीज के ऊपर अच्छे से काम करके चलेंगे तो शायद आपका अटेम्प्ट
पहले ही अटेम्प्ट में, शायद वर्ड को भी हटा दिया जाए, आप पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मोटी सी जानकारी थी जो प्रिपरेशन के दौरान आपके दिमाग में हर टाइम चलनी चाहिए। पढ़ाई तो साइड में चल ही रही है, लेकिन वो पढ़ाई करनी किस एंगल में है, इस नक्शे में ढाल करके हमको पढ़ाई को लेकर के चलना है। आपके कमीशन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको चलना है। कमीशन की डिमांड ये है। ठीक है, चाहे इस वीडियो को आप 4 बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लेना चीज़ों को। डिमांड्स क्या है, उनको ही आपको फुलफिल करना है। आपको अगली क्लास में मैं मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक के साथ। आपके जैसे कमेंट्स आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आपको सबको उनका रिप्लाई भी दे दिया जाता है। आपको और भी कुछ चीज़ पूछनी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।